सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आर्य संस्कृत एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सीटेट परीक्षा में अब ज़्यादा समय रिक्त नहीं है, तो आप सभी अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें। तो इसी क्रम में आज हम लोग सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले पैडागॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, पेपर हल करने का मतलब केवल उत्तर को याद करना नहीं है। पेपर में जो आपको ट्रिक और टिप्स बताई जा रही है उसका भी आप ध्यान रखें, जो आपके पेपर में समय बचाने में बहुत सहायता करेगी। क्योंकि पेपर में समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी आप अंतिम प्रश्न तक सुचारू रूप से पहुंच सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न प्रारंभ करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इसके पहले के प्रश्न देखना चाहते हैं तो उसको आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में देख सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु किम क्षेत्रीय उपभाषा कथ्यते। नीचे लिखे हुए विकल्पों में कौन क्षेत्रीय उपभाषा कही जाती है। पहला है क्षेत्र विशेष भाषाया विशेषता, क्षेत्र विशेष में भाषा की विशेषता। दूसरा, राज्यस्य देशस्य वा भाषा, राज्य की अथवा देश की भाषा। तीसरा है क्षेत्र विशेषस्य लिपया सा भाषा, क्षेत्र विशेष की लिपया सह लिप के साथ भाषा। क्षेत्र विशेषस्य भाषा साहित्यम च, क्षेत्र विशेष की भाषा और साहित्य। तो बताइए, क्षेत्रीय उपभाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका विकल्प सही होगा पहला, क्षेत्र विशेष भाषा या विशेषता। क्षेत्र विशेष की जो भाषा की विशेषता होती है उसे क्षेत्रीय उपभाषा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रतीक भाषा अर्थात साइन लैंग्वेज संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम। तो बच्चों, ये साइन लैंग्वेज का प्रश्न लगभग हर पेपर में आता है, तो इसको आप ध्यान से देखें कि प्रतीक भाषा, जिसको इंग्लिश में साइन लैंग्वेज कहते हैं, उसके संदर्भ में नीचे लिखे हुए कथनों में कौन सा सत्य है। पहला है प्रतीक भाषायाः व्याकरणम न अस्ति। दूसरा है प्रतीक भाषायाः व्याकरणम अस्ति। तीसरा है प्रतीक भाषा संकेतानां समूहो अस्ति। और चौथा है समस्त विश्व एका एव प्रतीक भाषा प्रयुज्यते, अर्थात समस्त विश्व में एक ही भाषा प्रयुक्त होती है। तो बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कौन सा सत्य है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। साइन लैंग्वेज जो मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है उसे साइन लैंग्वेज अर्थात प्रत्येक भाषा कहते हैं, तो उसका भी व्याकरण होता है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। आपका अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षणम अस्ति, भाषा शिक्षण है स्वाभाविकम तथा अर्धचेतनम, स्वाभाविक और अर्धचेतन। दूसरा है स्वेच्छा प्रेरितम तथा सचेतनम, स्वेच्छा से प्रेरित और चेतना से युक्त। तीसरा है उभे प्राकृतिकम स्वेच्छा पूर्वकम चा, उभे अर्थात प्राकृतिक और स्वेच्छा पूर्वक दोनों। चौथा है जन्मजातम तथा अनैच्छिकम, जन्मजात और अनैच्छिक। तो बच्चों बताओ, भाषा शिक्षण कैसा होता है। तो बच्चों, भाषा शिक्षण स्वाभाविक और अर्धचेतन नहीं होता है, वो प्राकृतिक और स्वेच्छापूर्वक दोनों नहीं होता है, जन्मजात भी नहीं होता है। तो आपका विकल्प सही होगा दूसरा, स्वेच्छा प्रेरितम और सचेतनम। जो भाषा शिक्षण होता है वो अपनी इच्छा से प्रेरित होता है और चेतना से युक्त होता है। सचेतनम का मतलब क्या होता है, चेतना सहितम, चेतना से युक्त, क्योंकि भाषा शिक्षण चेतना से युक्त होता है। तो आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कक्षायाम बहुभाषीयतायाः विविध रूपे प्रयोगा किम कथ्यते। कक्षा में बहुभाषीयता के विविध रूप का प्रयोग क्या कहा जाता है। तो बच्चों, बहुभाषीयता का प्रश्न बहुत आता है। तो पहला विकल्प है आपका आंग्ल भाषायाः कक्षायाम, आंग्ल भाषा की कक्षा में विषय वस्तुनः अनुवादार्थम, विषय वस्तु के अनुवाद के लिए छात्राणाम सामान्य भाषायाः प्रयोगा, छात्रों की सामान्य भाषा का प्रयोग। यानी इस विकल्प में कहा जा रहा है कि आंग्ल भाषा की कक्षा में अनुवाद के लिए छात्रों की सामान्य भाषा का प्रयोग। दूसरा है भाषा यह अध्ययन अध्यापन, भाषा के अध्ययन और अध्यापन के लिए, तथा विषय वस्तु परक विषयानाम अध्ययनाय
तथा विषय वस्तुपरक विषयों के अध्ययन के लिए छात्राणाम भाषायाः प्रयोग, छात्रों की भाषा का प्रयोग। तीसरा है कक्षायाम माध्यम भाषाम विहाय, कक्षा की जो माध्यम भाषा है उसको छोड़ करके, विहाय मतलब क्या होता है बच्चों, छोड़ करके, अन्य प्रकारेण छात्राणाम भाषायाः अप्रयोग, अन्य प्रकार की छात्रों की भाषाओं का अप्रयोग। यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, अप्रयोग, प्रयोग ना करना। अगला है बहुभाषीय वक्ता भवितुम, बहुभाषीय वक्ता होने के लिए विद्यालय बहुभाषाणाम शिक्षणम, विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये बहुभाषीयता का मतलब होता है जो बच्चों की मातृभाषा होती है, क्योंकि बच्चे कई क्षेत्रों के होते हैं तो उनकी मातृभाषा भिन्न भिन्न हो सकती है, तो उसको हम विधि रूप में, उसको साधन के रूप में अपनी कक्षा में कैसे प्रयोग करें, यह इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका विकल्प सही होगा दूसरा, कि भाषा के अध्ययन और अध्यापन के लिए तथा विषय वस्तुपरक विषयों के अध्ययन के लिए छात्रों की भाषा का प्रयोग ही बहुभाषायिता का विधि रूप में प्रयोग कहलाता है। समझ गए ना, बहुत अच्छे। आपका अगला प्रश्न है भारतवर्षे हिंदी भाषा विषये, भारतवर्ष में हिंदी भाषा के विषय में निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम, नीचे लिखे हुए कथनों में कौन सा कथन सत्य है। पहला है इयम भारतवर्षस्य राष्ट्रीय भाषा अस्ति, यह भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा है। दूसरा है इयम सामान्य शिक्षायाम द्वितीय भाषा अस्ति, यह सामान्य शिक्षा में द्वितीय भाषा के रूप में है। तीसरा है इयम भारतवर्षस्य सहायिका राजभाषा अस्ति, यह भारतवर्ष की सहायिका राजभाषा है। और चौथा है इयम भारतवर्षस्य राजभाषा अस्ति, यह भारत की राजभाषा है। तो बताओ बच्चों, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छे। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। इसमें आप शब्दों के प्रयोग में थोड़ा सा ध्यान देना, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखितेषु का सामग्री प्रामाणिका न अस्ति, निम्नलिखित सामग्री में कौन सी प्रामाणिक नहीं है। पहला है पत्रिका या व्यंग चित्रम अर्थात कार्टून, दूसरा है समाचार पत्रे विज्ञापनम, तीसरा है पाठ पुस्तक लेखनेन कोविड-19 विषये निबंधः, चौथा है सुविख्यात लेखकेन प्रेमचंदेन लिखता लघु कथा। तो बताओ बच्चों, इस प्रश्न में प्रामाणिक सामग्री कौन सी है। तो इसमें बच्चों आपका तीसरा विकल्प सही है, पाठ पुस्तक लेखकेन, यानी पाठ पुस्तक के लेखक के द्वारा कोविड-19 के विषय में निबंध, क्योंकि ये पाठ पुस्तक का लेखक है तो कोविड-19 के ऊपर निबंध कैसे लिखेगा। कोविड-19 के ऊपर निबंध तो वही लिख सकता है जो डॉक्टर हो, जिसको उस बारे में विशेष नॉलेज हो। तो आपका इसमें तीसरा विकल्प सही है। आपका अगला प्रश्न है काचित अध्यापका, कोई अध्यापिका अष्टमी कक्षायाः छात्रान, आठवीं कक्षा के छात्रों को पठित पाठस्य, पढ़े गए पाठ के अनुगत कार्य रूपे, कार्य रूप में कथायाः घटना, कथा की घटना विचारान च, और विचारों को सूचीबद्धान कर्तुम कथयति, उनको सूचीबद्ध करने के लिए कहती है। यानी जो आपने पाठ पढ़ा उसमें कौन कौन सी घटना हुई, कैसे कैसे विचार आए, उनको आप एक सूची में तालिका के रूप में लिखिए। सह किम करोति, तो वह शिक्षिका क्या कर रही है। आपका पहला विकल्प है छात्रान उपपाठम निर्मातुम कथयति, दूसरा है छात्रान कथाम पुनः पठितुम कथयति, तीसरा है तेषाम लेखन योग्यता समृद्धा करोति, अर्थात उनकी लेखन योग्यता को समृद्ध कर रही है, और चौथा है तेषाम पुनः स्मरण योग्यताम वर्धयति, उनकी पुनः स्मरण योग्यता को बढ़ा रही है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि अध्यापिका जो है छात्रों को पढ़े गए पाठ के विचारों को और घटना को सूचीबद्ध करने के लिए कह रही है। तो इसमें आपका विकल्प सही होगा पहला, कि छात्रान उपपाठम निर्मातुम कथयति,
कि अध्यापिका छात्रों को उपपाठ यानी जो पाठ है उसको संक्षेप में लिखने के लिए कह रही है, तो आपका पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कक्षायाम साहित्यिक पाठ्य पुस्तकानां, कक्षा में साहित्यिक पाठ्य पुस्तकों के अध्यापन विषय पढ़ाने के विषय में किम सत्यम न अस्ति, क्या सत्य नहीं है। यहाँ पे बच्चों न अस्ति पर ध्यान देना है आपको, पेपर में भी न अस्ति नहीं है। साहित्यिक पाठ्य पुस्तकानि व्याकरणम पाठयितुम प्रयोक्तव्यानि, साहित्यिक पाठ्य पुस्तकों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाएं। दूसरा है साहित्यिक पुस्तकानि समीक्षायै मनोविनोदाय तथा मनोरंजनाय भवन्ति, साहित्यिक पुस्तकें जो हैं समीक्षा के लिए, मन को विनोद अर्थात आनंद के लिए और मनोरंजन के लिए होती हैं। अगला है भाषा अधिगमनार्थम साहित्यिक पुस्तकानि निवेशाः सन्ति, भाषा को सीखने के लिए साहित्यिक पुस्तकों का निवेश अर्थात वो रखी जाती हैं। चौथा है साहित्यिक पुस्तकानि समीक्षात्मकम चिंतनम विकासयन्ति, साहित्यिक पुस्तकें समीक्षात्मक चिंतन का विकास करती हैं। तो बताइए बच्चों इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें पहला विकल्प सही है कि साहित्यिक पुस्तकों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, रवि ही समाचार पत्रात एकम लेखम पठति, रवि समाचार पत्र से, अब यहाँ पत्रात में पंचमी है तो पत्र से, एकम लेखम पठति एक लेख को पढ़ता है, अग्रिमे दिने अगले दिन, सह पाठस वह पढ़े गए, समग्रम विचारम समग्र विचार को, स्वसमूहे प्रस्तोतुम इच्छति अपने समूह में प्रस्तुत करना चाहता है, तस्य पठनम उसका पठन, किम विधम कथ्यते किस प्रकार का कहा जाता है, उसका जो पठन है रवि का वह किस प्रकार का है। पंक्तिषु मध्ये पठनम अर्थात गहन पठनम, दूसरा है पंक्तिभ्यः परम पठनम अर्थात लाइनों से दूर होकर पढ़ना, तीसरा है परिवीक्षणम अर्थात स्कैनिंग, और चौथा है विहंगम दृष्टि। तो बताइए बच्चों फटाफट इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें चौथा विकल्प सही है विहंगम दृष्टि। बच्चों ध्यान दो, जब हम पढ़े गए पाठ को कहीं अन्यत्र बताते हैं, किसी को समझाते हैं, तो वो हमारा जो पठन है वह विहंगम दृष्टिपातः कहलाता है। क्या कहलाता है? विहंगम दृष्टिपातः। ये प्रश्न हमने कई बार देखा है, बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लें कि यह विहंगम दृष्टिपातः क्या है। अगला प्रश्न है आपका, पठन काले शब्दानाम अभिज्ञानम, पढ़ने के समय शब्दों की पहचान, परंतु आत्मनः पश्चात प्रयुक्तुम असक्ति, परंतु अपनी तरफ से उनको प्रयोग करने में असमर्थता। इयम शब्दावली का कथ्यते, इस शब्दावली को क्या कहेंगे। प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार पुनः सुनिए। पठन काले शब्दानाम अभिज्ञानम, पढ़ने के समय शब्दों की पहचान, यानी पढ़ते समय हमने शब्दों को जान लिया, परंतु आत्मनः पश्चात, परंतु अपनी पक्ष से प्रयुक्तुम असक्ति ही, यानी उन शब्दों का प्रयोग हम अपनी तरफ से अपने वाक्यों में नहीं कर पा रहे हैं। इयम शब्दावली का कथ्यते, इस शब्दावली को क्या कहा जाएगा। सक्रिय शब्दावली, निष्क्रिय शब्दावली, श्रुत शब्दावली, पठनाय शब्दावली। तो बताइए बच्चों क्या कहलाएगा। बहुत सही, इसलिए है आपका दूसरा विकल्प निष्क्रिय शब्दावली, क्योंकि सक्रिय शब्दावली वह होती है जो हमने शब्दों को समझा और उनको अपने वाक्यों में प्रयोग कर लिया, तो वह सक्रिय शब्दावली है। लेकिन यहाँ पे शब्द को समझ तो रहा है, लेकिन उसे अपने पक्ष से अर्थात अपनी तरफ से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, इसलिए यह निष्क्रिय शब्दावली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक योग्यता कथयन्ते, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक योग्यता कही जाती है। पहला है परिचित विषयेषु तात्कालीनः भाषा प्रयोगः, परिचित विषयों में तात्कालीन भाषा का प्रयोग।
दूसरा है उच्च स्तरीय विचाराणाम कृते भाषा प्रयोगः, उच्च स्तरीय विचारों के लिए भाषा का प्रयोग। तीसरा है अमूर्त विचाराणाम परिकल्पनानाम च अभिव्यक्तये भाषा प्रयोगः, अमूर्त विचारों का और परिकल्पनाओं का अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग। चौथा है कस्मिंश्चित् विषये वैज्ञानिक शोधस्य प्रतिवेदनार्थम भाषा प्रयोगः, किसी विषय में वैज्ञानिक शोध के प्रतिवेदन अर्थात जवाब के लिए भाषा का प्रयोग। तो बताइए बच्चों इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा परिचित विषयेषु तात्कालीन भाषा प्रयोगः, परिचित विषयों में तात्कालीन भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है आपका लेखनस्य कः प्रविधि छात्रान् विभिन्न स्तरीय लेखनम शिक्षितुम अवसरम प्रददाति, लेखन की कौन सी विधि छात्रों को विभिन्न स्तरीय लेखन को सीखने के लिए अवसर प्रदान करती है? पहला है उत्पादन प्रविधि, दूसरा है प्रक्रिया प्रविधि, तीसरा है संभाषणात्मक प्रविधि, चौथा है शब्दकोशीय प्रविधि। तो बताइए बच्चों इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, प्रश्न में लिखा गया है कि छात्रों को सीखने लिखने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर रही है, तो यह आपकी दूसरी विधि होगी प्रक्रिया विधि, क्योंकि प्रक्रिया विधि में छात्रों को अधिक अवसर मिलता है। समझ गए? बहुत अच्छे। आपका अगला प्रश्न है अध्यापकः अरुल राहुलः, अध्यापक अरुल राहुल व्याकरण कक्षायाम, व्याकरण कक्षा में व्याकरण नियमान, व्याकरण के नियमों को, वाच्यम वाच्य को, लकारम चा और लकार को प्रथमम परिचायति पहले परिचय देता है, तथा शब्द रूपाणाम कार्याणाम तथा शब्द रूपों के और कार्यों के, तथा विभिन्न प्रकरणेषु तेषां प्रयोगम शिक्षयति तथा विभिन्न प्रकरणों में उनका प्रयोग भी सिखाता है। तत्पश्चात् सः भाषा प्रयोगस्य अभ्यासार्थम बहून कार्याणि ददाति, उसके पश्चात वो भाषा को प्रयोग करने के लिए और अभ्यास के लिए बहुत से कार्यों को देता है। व्याकरण अध्ययन अध्यापनस्य इयम पद्धति का कथ्यते, व्याकरण अध्ययन और अध्यापन की इस पद्धति को क्या कहते हैं? पहला है विषय वस्तु ज्ञानम, दूसरा है प्रक्रियात्मकम ज्ञानम, तीसरा है प्रक्रिया ज्ञानम और चौथा है विवरणात्मकम ज्ञानम। तो बताओ बच्चों कौन सा विकल्प सही होगा? बहुत सही, इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा विवरणात्मकम ज्ञानम। अब यहाँ पे यह विकल्प क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो कि अध्यापक सर्वप्रथम बच्चों को नियम वाच्य लकार सबका परिचय देता है, शब्द रूपों को भी सिखाता है, फिर उसको अपनी भाषा में प्रयोग करने के लिए बहुत सा अभ्यास दे रहा है, इसलिए यह विवरणात्मक ज्ञान के अंतर्गत आएगा। आपका अगला प्रश्न है भाषा शिक्षणार्थम निम्नलिखितेषु किम निवेश आधारितम कार्यम अस्ति, भाषा शिक्षण के लिए निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा निवेश आधारित कार्य है? पहला है छात्रः पंचानाम समूहे कथाम पठति, छात्र 5 के समूह में कथा को पढ़ते हैं। दूसरा है छात्राः कस्मिंश्चित् अवसरे लघुनाटिकां प्रदर्शयितुं संवादान् लिखन्ति, छात्र किसी अवसर में छोटी नाटिका को दिखाने के लिए संवाद को लिखते हैं। तीसरा है छात्राः जलवायु परिवर्तन विषये अभिनयम कुर्वन्ति, छात्र जलवायु परिवर्तन के विषय में अभिनय करते हैं। चौथा है श्रुतवार्तायाः विचारान् अधिगन्तुं छात्राः प्रश्नान् पृच्छन्ति, सुनी हुई वार्ता को विचारों को समझने के लिए छात्र प्रश्न पूछते हैं। तो बताओ बच्चों कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें आपका पहला विकल्प सही है छात्रः पंचानाम समूहे कथाम पठति, छात्र 5-5 के समूह में कथा को पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में देखो लिखा हुआ है निवेश आधारित कार्यम, निवेश आधारित यानी बच्चों को 5-5 समूह में बांट करके यह पठन जो है निवेश आधारित कार्य कहलाता है।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखितेषु का भाषा शिक्षायाः परिकल्पना न अस्ति। नीचे लिखे हुए विकल्पों में कौन भाषा शिक्षण की परिकल्पना नहीं है? न अस्ति, न अस्ति में ध्यान देना। व्याकरण अनुवाद विधि, ध्वनि तरंगाः, प्रथम भाषा व्यवधानम, त्रुटि शोधनम। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, भाषा शिक्षण की परिकल्पना नहीं है, तो यहाँ भाषा शिक्षण की परिकल्पना नहीं है, दूसरा वाला विकल्प सही है, ध्वनि तरंगाः, क्योंकि ये साइंस का विषय है, ध्वनि तरंगों के विषय में पढ़ना, यह भाषा शिक्षण की परिकल्पना में नहीं आएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते। नीचे लिखे हुए विकल्पों में कौन सामाजिक उपभाषा कही जाती है? कस्यापि समुदायस्य अथवा जनसमूहस्य भाषायाः विशेषता, कस्यापि राज्यस्य देशस्य अथवा महाद्वीपस्य भाषा, भाषा क्षेत्रस्य अंतर्गते कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा विशेषता, कस्यापि क्षेत्रस्य लिखिता भाषा साहित्यम च। तो बताओ बच्चों, नीचे लिखे हुए विकल्पों में कौन सामाजिक उपभाषा कही जाएगी? तो इसमें सही होगा पहला, कस्यापि समुदायस्य अथवा जनसमूहस्य भाषायाः विशेषता। किसी समुदाय की अथवा जनसमूह की जो भाषा की विशेषता है उसी को सामाजिक उपभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भाषा अस्ति, भाषा है, एका स्वाभाविकी भाषा यस्याः व्याकरणम अस्ति, एक स्वाभाविक भाषा जिसका व्याकरण है। स्वाभाविकी भाषा न अस्ति, स्वाभाविक भाषा नहीं होती है। स्वाभाविकी भाषा यस्याः व्याकरणम न अस्ति, स्वाभाविकी भाषा जिसका व्याकरण नहीं है। और चौथा है, बधिर समुदायस्य कृते संकेत समूह, बधिर बच्चों के लिए संकेतों का समूह। तो बताओ बच्चों कि भाषा है, भाषा क्या है? बहुत सही, इसमें पहला सही है, एका स्वाभाविकी भाषा यस्याः व्याकरणम अस्ति, भाषा स्वाभाविक है और उसका व्याकरण भी होता है। समझ गए? बहुत अच्छे। आपका अगला प्रश्न है, ये बहुभाषा जानन्ति ते कथयन्ति। जो बहुत भाषाओं को जानते हैं उनको क्या कहते हैं? बहुभाषाविदः, बहुभाषा विज्ञानिनः, बहुवक्तारः, एक भाषाविदः। बताओ बच्चों क्या कहेंगे उनको? बहुत अच्छे, इसमें आपका पहला विकल्प सही है, बहुभाषाविदः। विदः मतलब जानने वाले, बहुभाषा बहुत सी भाषा को। आपका अगला प्रश्न है, कश्चित छात्रः, कोई छात्र विद्यालयीय शिक्षाम, विद्यालय शिक्षा को स्वमातृभाषायाम प्रारभते, अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करता है। तत्पश्चात उसके बाद उच्च विद्यालय शिक्षायाः समाप्त पर्यंतम, उच्च विद्यालय शिक्षा के समाप्त पर्यंत सह अनेकाः भाषाः जानाति, वह अनेक भाषाओं को जानता है। भाषा शिक्षणस्य इयं पद्धति का कथ्यते, भाषा शिक्षण की इस पद्धति को क्या कहते हैं? तो बच्चों प्रश्न को समझोगे, प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चा जो है मातृभाषा में शिक्षा को प्रारंभ करता है और जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो वह कई भाषाओं का ज्ञाता बन जाता है। तो भाषा शिक्षण की इस पद्धति को क्या कहेंगे? पहला है, सर्वप्रथम मातृ भाषा नीति, भाषा नीति रूपे त्रिभाषा नियमः, मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता, भाषाणाम कृते नवीन शिक्षा नीति। तो बताओ बच्चों इस पद्धति को क्या कहेंगे? बहुत सही, इसमें विकल्प सही होगा मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता। इस प्रश्न को बच्चों बिल्कुल याद कर लो क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता क्या है, मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता क्या है? तो क्या है कि बच्चा मातृभाषा में शिक्षा को प्रारंभ करता है और जब वह शिक्षा पूर्ण कर होता है तो वह कई भाषाओं का ज्ञाता बन जाता है। समझ गए? बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपका, भाषया सह संलग्नतायाः अर्थो अस्ति, भाषया सह भाषा के साथ, संलग्नतायाः लग जाना, इसका क्या अर्थ है? यानी भाषा के साथ लग जाना, इसका क्या अर्थ है?
शिक्षकाः छात्रैः सह कार्यं कुर्वन्ति। शिक्षक और छात्र साथ साथ काम करते हैं। छात्राः स्व उद्देश्यं भाषायां कार्यं कुर्वन्ति। छात्र उद्देश्य पूर्वक भाषा में कार्य करते हैं। छात्राः तथा अध्यापकाः व्याकरण नियमेषु मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों व्याकरण के नियमों में मिलकर काम करते हैं। चौथा है छात्राः साप्रयासम भाषायाः ध्वनि नियमाः शिक्षन्ति। छात्र प्रयास पूर्वक भाषा के ध्वनि नियमों को सीखते हैं। तो बताओ बच्चों कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें विकल्प सही होगा दूसरा कि छात्र उद्देश्य पूर्वक भाषा में काम करते हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषायाः सा संलग्नतायाः, भाषा के साथ लग जाना। लग जाने का मतलब क्या है कि उद्देश्य पूर्वक भाषा में काम करना। समझ गए, बहुत अच्छे। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखितेन केन छात्राः स्वउद्देश्यं भाषायाः प्रयोगं कुर्वन्ति। नीचे लिखे हुए विकल्पों में किसके द्वारा छात्र उद्देश्य पूर्वक भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रामाणिकेन कार्येण, अभ्यासेन, कवितायाः स्मरणेन, पाठस्य उद्वाचनेन। तो बताइए बच्चे इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें पहला विकल्प सही है प्रामाणिकेन कार्येण। जब विद्यार्थी कोई प्रामाणिक कार्य करता है तब वह उसमें उद्देश्य पूर्ण भाषा का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है आपका श्रुति ही। एक बालिका है जिसका नाम है श्रुति ही। घटना नाम सूचनार्थम, घटना की सूचना के लिए पत्रिकाम पठति, पत्रिकाओं को पढ़ती है। तस्याह पठनम किम कथ्यन्ते, उसके इस पठन को क्या कहा जाएगा। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि श्रुति है एक बालिका जो घटना को सूचना प्राप्त करने के लिए एक पत्रिका को पढ़ती है। तो उसका यह पठन क्या कहलाएगा। पहला है विहंगम दृष्टिपातः, दूसरा है स्वउद्देश्य पठनम, तीसरा है मनोरंजनाय पठनम और चौथा है परवीक्षणम, जिसको स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनिंग का मतलब समझते हैं ना कि आप कोई चीज मार्कशीट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, आप स्कैन करवाने जाते हैं। स्कैन करवाने का मतलब क्या है, फटाफट जो है उसी को रख लेना। तो बताओ इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसमें आपका विकल्प सही है चौथा परवीक्षणम। शब्दों पे बिल्कुल ध्यान से दो, क्योंकि यहाँ पे स्कैनिंग तो आप जानते हैं, क्योंकि सब लोग मोबाइल से स्कैन करते हैं, प्रिंटर से स्कैन करते हैं, लेकिन उसको क्या कहते हैं, परवीक्षणम। जब हम कि कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यूज़पेपर या पत्रिका को पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं परवीक्षणम। और जो ये विहंगम दृष्टिपाता है, इसका भी प्रश्न पहले आया था। तो विहंगम दृष्टिपाता क्या है कि हम कोई कथा या पाठ को पढ़ें और उसको फिर किसी समूह में बताएं, तो वह कहलाता है विहंगम दृष्टिपातः। समझ गए, बहुत अच्छे। आपको दोनों शब्द याद रखने हैं। आपका अगला प्रश्न है लेखने भाषणे च प्रयुक्ताः शब्दाः कथ्यन्ते। लेखन में और भाषण में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं, निष्क्रिय शब्दावली, प्रयोज्य शब्दावली, सक्रिय शब्दावली, उद्देश्य पूर्ण शब्दावली। तो बताओ बच्चों लेखन में और भाषण में दोनों में जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उस शब्दावली को क्या कहते हैं। फटाफट बताइए, इतना समय लगाएंगे तो 30 में 30 कैसे लाएंगे। तो इसमें आपका विकल्प सही होगा तीसरा सक्रिय शब्दावली। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखितेषु किम संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता अस्ति। नीचे लिखे हुए विकल्पों में कौन संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता है। अब संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता को क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसको संक्षेप में कहते हैं CALP। तो बताइए इसमें CALP कौन सा विकल्प है। जन्म दिवस अंत्य दैनिकी लेखनम, जिन दिन के अंत में अपने दिनचर्या का लेखन। जलवायु परिवर्तनस्य जनजीवने प्रभावः, जलवायु परिवर्तन का जनजीवन पर प्रभाव। इतस्मिन् विषये, इस विषय पर समाचार पत्राय लेखनस्य लेखनम, समाचार पत्र के लिए लेख का लिखना। तीसरा है समीपस्थ नगरे, समीप में स्थित नगर में मनोरंजन उद्याने पर्यटन विषय सहपाठी वार्तालाप, कि समीप में स्थित किसी मनोरंजन उद्यान में घूमने के विषय में अपने सहपाठियों के साथ वार्तालाप करना। चौथा है
कस्म निश्चित भोजनालय भोजनादेशाय भोजन सूचे अध्ययनम। किसी रेस्टोरेंट में भोजन को आदेश देने के लिए, यानी हम क्या क्या खाएंगे यह बताने के लिए भोजन की जो सूची, जो उनका मेनू होता है उसका पठन। तो बताइए CALP क्या है? तो बच्चों इसमें विकल्प सही होगा तीसरा कि जलवायु परिवर्तन से मान जनजीवने प्रभावः। इस विषय में जो विद्यार्थी का लेखन है वह कहलाएगा CALP, जिसको क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता। समझ गए? बहुत अच्छे। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है लेखनस्य, लेखन की प्रक्रिया पद्धति में। प्रक्रिया पद्धति को सुंदर लेखनाय किमर्थम आदर्श पद्धति रूपेण यूयम मध्यभ्यम। कि सुंदर लेखन के लिए आदर्श पद्धति के रूप में तुम सब किस पद्धति को आदर्श पद्धति मानते हो? पहला है प्रक्रिया पद्धति छात्रान सज्जीकरणेन बिना एव तत्कालमेव भाषयितुम योग्यान करोति। प्रक्रिया पद्धति जो छात्रों को तैयार किए बिना ही तत्कालिक भाषा का प्रयोग करने के योग्य बनाती है। दूसरा है लेखन योग्यता परीक्षितुम, लेखन योग्यता के परीक्षण के लिए प्रक्रिया पद्धति एक बारस्य उत्पादनम एव भवति। लेखन प्रक्रिया पद्धति एक बार उत्पन्न करने वाली होती है। तीसरा है छात्राणाम लेखनाय प्रक्रिया पद्धति उच्च स्तरीय भाषा योग्यता परीक्षते। छात्रों की लेखन की प्रक्रिया पद्धति उच्च स्तरीय भाषा योग्यता की परीक्षा के लिए। चौथा है प्रक्रिया पद्धति उत्कृष्ट लेखनस्य विकासाय। प्रक्रिया पद्धति उत्कृष्ट लेखन के विकास के लिए बहवीस अवस्थासु, अनेक अवस्थाओं में गंतुम जाने के लिए छात्रान सक्षमान करोति, छात्रों को सक्षम बनाती है, समर्थ बनाती है। तो बताइए बच्चों इसमें कौन सा विकल्प सही है? बहुत सही, इसमें चौथा विकल्प सही है कि वह प्रक्रिया पद्धति जो उत्कृष्ट लेखन का विकास करती है और अनेक अवस्थाओं में लिखने के लिए छात्रों को समर्थ बनाती है, वह आदर्श पद्धति होती है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणाय उत्पादन आधारित कार्यमस्ति। नीचे लिखे हुए विकल्पों में कौन भाषा शिक्षण के लिए उत्पादन आधारित कार्य है? ध्यान से समझना इसको, क्या कह रहा है? उत्पादन आधारित कार्य, उत्पादन आधारित कार्य है। छात्राः राजनैतिक विषये समाचारम पठन्ति। छात्र राजनैतिक विषय में समाचार पत्र पढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखनाय, अनुच्छेद लिखने के लिए। विचाराणाम संकलनाय, और विचारों को संकलित करने के लिए। छात्राः समूहे कार्यम कुर्वन्ति, छात्र समूह में काम करते हैं। तीसरा है चित्राणाम क्रमानुसारम प्रक्रिया वर्णनाय चिंतनम, चित्र के क्रम के अनुसार प्रक्रिया वर्णन के लिए चिंतन। चौथा है प्रक्रिया पद्धतिम अनुकुर्वति समाचार पत्रे छात्राः लेखम लिखन्ते। प्रक्रिया पद्धति का अनुकरण करते हुए समाचार पत्र में छात्र के द्वारा लेख का लिखना। तो बताओ बच्चों उत्पादन आधारित कार्य है क्या है? फटाफट बताइए। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही है कि प्रक्रिया पद्धति का अनुकरण करते हुए समाचार पत्र में जब छात्र अपना लेख लिखता है तो वह क्या है? उत्पादन आधारित कार्य है। आपका अगला प्रश्न है व्याकरणस्य अध्यापन संदर्भे किम कथनम असत्यम अस्ति। व्याकरण के अध्यापन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अध्ययनस्य स्रोत रूपेण पाठ्य पुस्तकानां प्रयोगः भाषण कार्ये छात्रस्य दोषपूर्ण भाषायाः उदाहरणानां प्रयोगः। तीसरा है शब्दानां तथा संरचनायाः प्रदर्शनाय चित्राणाम् उपयोगः। और चौथा है अध्यापन विषयस्य उदाहरणानां वाक्य रूपे प्रयोगः। तो बताओ बच्चों इसमें कौन सा विकल्प सही है? बहुत सही, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है शब्दानाम तथा संरचनायाः प्रदर्शनाय चित्राणाम उपयोगः। यह जो है असत्य है क्योंकि यहाँ पे व्याकरण सिखाया जा रहा है, तो यहाँ चित्रों की संरचना से कोई लेना देना नहीं है।
अगला प्रश्न है आपका, भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम न अस्ति। भाषा के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ना अस्ति पर जरूर ध्यान देना कि क्वेश्चन में कहीं ना अस्ति तो नहीं है। पहला विकल्प है आपका, प्रत्येकम भाषायाः लिपि ही भवति। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। दूसरा है, भाषार्थम लिपि ही अनिवार्य न अस्ति। भाषा के लिए लिपि अनिवार्य नहीं है। तीसरा है, प्रत्येक भाषायाः व्याकरणम अस्ति। चौथा है, भाषा मुख्यतः भाष्यते। भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। तो बताओ बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत सही। इसमें जो सत्य नहीं है वो ये है कि प्रत्येकम भाषायाः लिपि ही भवति। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। भाषा के संदर्भ में यह सत्य नहीं है। तो आप कहेंगे सर जी प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती है। नहीं भैया, प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि थोड़ी होती है। एक ही लिपि में कई भाषा लिखी जाती है। जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, नेपाली भाषा, मराठी भाषा, सभी भाषाओं की एक ही लिपि है। वो कौन सी? देवनागरी। तो प्रत्येक भाषा या लिपि भवति, यह कथन सत्य नहीं है। समझ गए? बहुत अच्छे। आपका अगला प्रश्न है, भाषा या शिक्षणे परीक्षणे वा। भाषा के शिक्षण में और परीक्षण में कस्मिंश्चित् पाठे, किसी पाठ में, यद प्रत्येकम षष्ठा शब्दा लुप्यते, प्रत्येक छठा शब्द लुप्त है, गायब है। एतत् कार्यम कित कथ्यते, इस कार्य को क्या कहा जा सकता है? श्रुतलेखनम, शब्दलोपः, व्याकरणस्य अन्तः प्रविष्टिः, रिक्त स्थान पूर्ति। तो बस फटाफट बताओ कौन सा विकल्प सही होगा? बहुत सही। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा, शब्दलोपः, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोलाज। क्योंकि यहाँ पे किसी पाठ में प्रत्येक छठवां शब्द लुप्त है, जिसको विद्यार्थियों को भरना है। तो क्या कहलाएगा? शब्दलोपः, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोलाज। बहुत सही। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखितेषु किम कार्यम शिक्षणस्य मूल्यांकनम अस्ति। नीचे लिखे हुए कार्यों में कौन सा कार्य शिक्षण का मूल्यांकन है? परियोजना कार्यम तथा दत्त कार्यम, साप्ताहिक परीक्षा अथवा तथा मासिक परीक्षा, निर्णयात्मक अथवा सत्र परीक्षा, वर्षांते समेकित परीक्षा। तो बताओ बच्चों, शिक्षण का मूल्यांकन क्या है? बहुत सही। पहला विकल्प सही होगा, परियोजना कार्यम और दत्त कार्यम। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में शिक्षण के मूल्यांकन की बात की जा रही है। तो साप्ताहिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, सत्र परीक्षा, वर्षांत एक परीक्षा, ये सब शिक्षण का मूल्यांकन नहीं करते हैं। शिक्षण का मूल्यांकन करता है परियोजना कार्य, जो बच्चे करके लाते हैं, और दत्त कार्य, जो उनको काम दिया जाता है वो उसको पूरा कर लेते हैं। तब हम अपने शिक्षण को अच्छा मानते हैं। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। आपकी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आगे हम आपके लिए बहुत सी जानकारी लाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।